आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं? क्या डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का आपका डिसीजन सही है या गलत? क्या आप डिफेंस क्राइटेरियाज में फिट होते हैं? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बेसिकली हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे आपको पता होगा कि हर करियर ऑप्शन के अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड सो इज द डिफेंस फोर्सेस। सो डिफेंस में आने के लिए आपको कुछ क्वालिटीज़ बिल्डअप करनी पड़ती हैं, कुछ आपके अंदर ऑलरेडी होती हैं, और क्या वो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर ऑलरेडी हैं क्या वो फिट होती हैं और आपको एलिजिबल करती हैं डिफेंस में फिट होने के लिए, हम जानेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में। इसीलिए हमने इस वीडियो का टॉपिक रखा है, आर यू अ डिफेंस मटीरियल। जी हाँ, क्या आप एक डिफेंस मटीरियल हैं? डू यू हैव इट इन यू? क्या वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं जो आपको फिट करती हैं डिफेंस के लिए? पूरा वीडियो देखिए, डिटेल में देखिए, और गवर्नमेंट क्रैकर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। सो आइए अब जानते हैं क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको फिट बनाती हैं और एलिजिबल बनाती हैं, ताकि आप डिफेंस की उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकें। तो सबसे पहले बात हम करेंगे उन क्वालिटीज़ की जो एक कैंडिडेट के अंदर होनी चाहिए अगर आप डिफेंस फोर्सेस में अपना करियर बनाने आ रहे हैं, यानी आपको मेंटली इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी आप मिस करते हैं तो आप डिफेंस फोर्सेस में फिट नहीं हो पाएंगे और आपका ये जो सपना है ये सपना ही रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको इन क्वालिटीज़ को जानना है, आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे हम, सबसे पहले नेवर गिव अप अप्रोच। जी हाँ, एक डिफेंस में जो कैंडिडेट आता है सबसे पहले उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो होती है नेवर गिव अप अप्रोच की। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ आप समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल, आपने सोचा डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए। अब आपने उसके लिए कितनी मेहनत की है, कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली है, आप कितनी तैयारी करते हैं, और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम आपने दिया, जो भी रीज़न था आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं, फिर वो कहीं और चले जाते हैं। आप अपने आप को कितना ज़्यादा डिटरमाइंड रखते हैं कि नहीं, आपका गोल कंप्लीट नहीं हुआ और आपको अपना टास्क कंप्लीट करना है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के ज़रिए मैंने आपको समझाया नेवर गिव अप अप्रोच के बारे में, कि डिफेंस में आने का जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है वो होती है नेवर गिव अप अप्रोच की। आपके सामने कोई भी सिचुएशन हो, आपको कभी भी डिफेंस फोर्सेस के अंदर गिव अप नहीं करना। और ये रूल्स हमारी नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई होते हैं। हमें हमें अपने नॉर्मल लाइफ में भी किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो डिफेंस कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए वो होती है क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को आप एक तरीके से एसआरटी की तरह इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जो आप एसएसबीज में जाके देखते हैं। ये क्वालिटी बिल्कुल ही सिमिलर है जो आप एसआरटीज में देते हैं। आपके सामने एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और आप उस सिचुएशन में अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस सराउंडिंग में, उस एनवायरनमेंट में। एक छोटा सा एसआरटी ले लेते हैं इसके ऊपर। जैसे कि आप कहीं जा रहे हों और ट्रेन में आप गए और ट्रेन में आपका कोई वॉलेट चोरी हो गया। बहुत ही कॉमन एसआरटी, हमने कई जगह सुना भी होगा। अब इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। हर बंदा अपने ट्रेड्स, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आंसर करेगा। कोई कहेगा कि वो पुलिस को बुलाएगा, कोई कहेगा वो कहीं आसपास मुझे मिल गया था, कोई पुलिस कंप्लेन करेगा, कोई फ्रेंड से पैसे ले लेगा, कोई मोबाइल बैंकिंग यूज़ करेगा। तो इसके कोई लिमिटेड आंसर्स नहीं है, इसके एन नंबर ऑफ लिमिटेड आंसर्स, अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं। बट ये ट्रेड्स डिपेंड करते हैं आपके बिहेवियर के ऊपर कि आपका सराउंडिंग कैसा है। अगर आप अपने फ्रेंड से हेल्प लेते हैं तो दिस शोज़ कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपका सोशल अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। अगर आप खुद इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पे आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस आ जाता है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं, फॉर एग्जांपल पुलिस हो गए या लोकल पैसेंजर्स हो गए, तो वो आपकी क्विकनेस, आपकी अडेप्टेबिलिटी दिखाता है कि आप स्ट्रेंजर से कितने फ्रीक्वेंटली जो है अडेप्ट हो पाते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हेजिटेशन कर सकते हैं। तो क्विक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जब आप इस सर्विसेज में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एट टाइम्स कोई डिसीजन जो है वो लेस देन अ मिनट 30 सेकेंड्स के अंदर लेना होता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ वॉर, जहाँ पे आपका एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन जो है कैन टेक लाइफ ऑफ लॉट मेनी सोल्जर्स। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये जो क्वालिटी है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगली क्वालिटी की बात करते हैं हम, इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ये थर्ड इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज को आप कोरिलेट कर सकते हैं जीटीयू के साथ। आप देखिए, जो बच्चे एसएसबी
थेरेपी देने गए हैं वो इसको ईजिली रिलेट कर पाएंगे, और जो नहीं गए हैं उनके लिए मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगी। फिलहाल अगर आपको जैसे हमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस में प्रोजेक्ट मिलते हैं वेस्ट मटेरियल के लिए, ऑलराइट, वेस्ट मटेरियल से आपको कोई भी चीज़ बनानी है, तो अब आप देखिए कि किसी कुछ कुछ वेस्ट मटेरियल को लेके हम कितने अच्छे इनोवेशंस के साथ आते हैं, तो वो क्या हो गया, वो हमारी इफेक्टिवनेस हो गई कि हमने किस मटेरियल को किस तरह से यूटिलाइज किया। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो प्लास्टिक से बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना लेते हैं, कुछ होते हैं जो आपके पेंसिल के जो वेस्ट निकलते हैं हम उसको एज अ डेकोरेटिव यूज़ कर सकते हैं, उससे फ्लावर्स बना सकते हैं, पेंटिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया। इसको आप रिलेट करिए जीटीओ से, जो बच्चे जीटीओ गए हैं, आपको सामने रिसोर्सेज दी जाएंगी। वो रिसोर्सेज क्या होंगे, आपको रस्सी मिलेगी, आपको बल्ली मिलेगी, आपको फट्टा मिलेगा, और आपको उसको यूटिलाइज करके अपना रास्ता क्लीन करना है सो दैट यू कैन क्रॉस द ऑब्स्टिकल्स। तो हाउ इफेक्टिवली यू यूज दैट रिसोर्सेज। अगर आप जब डिफेंस फोर्सेस के अंदर होंगे, कल को वॉर की सिचुएशन आती है, तो वहाँ पे अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में होंगे जहाँ पे आपको कोई फोर्स हेल्प नहीं कर सकती, तो वहाँ पे आपको जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपको उनको यूटिलाइज करके खुद भी बाहर आना है, और साथ में साथ जिस टीम को आप लीड कर रहे हैं उन्हें भी सेफली लेके आना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे कैसे ये जो है ये हमारी डेली लाइफ्स में भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारी लाइफ का जो रूटीन है, जो डिसिप्लिन है, वो अच्छा हो जाएगा। एंड सेकेंडली, ये क्वालिटीज़ अगर आप इसे सोचें ब्रीफली तो ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसीलिए ये क्वालिटीज़ OLQs में आती हैं, और साथ ही साथ ये क्वालिटीज़ इसी वजह से देखी जाती हैं किसी भी डिफेंस एस्पायरेंट्स के अंदर, और इन क्वालिटीज़ के साथ किसी भी केस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। अगली बात करते हैं हम डिटर्मिनेशन एंड करेज की। अब डिटर्मिनेशन एंड करेज की बात ये आ गई कि आपके सामने कोई ऑब्स्टिकल आया, आप कितना ज़्यादा डिटरमाइंड हैं उसको करने के लिए। यहाँ पे आप इसको लिंक अप कर सकते हैं नेवर गिव अप अप्रोच के साथ, कि आपने एक वे निकाला उसको फाइंड आउट। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे पजल खेल रहे हैं, पजल को सॉल्व करने के लिए आपने पहले सेट करे, वो पजल नहीं बैठा, फिर आप दोबारा दूसरा मेथड ट्राई करें, तीसरा मेथड ट्राई करें, बट अल्टीमेटली आप कितने ज़्यादा डिटरमाइंड हैं। ठीक है, ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया। एंड करेज इसके साथ लिंकअप किया कि लाइफ में हमें रिस्क लेना पड़ता है, बट यहाँ पे करेज के लिए मैं बताना चाहूँगी, करेज डजंट मीन कि आप अकेले जाके 10 लोगों से लड़ाई करके आएंगे, इसे करेज नहीं, इसे बेवकूफ़ी बोलते हैं। तो करेज एंड डिटर्मिनेशन का इफेक्टिव यूज़ क्या है, बहुत लोग करेज को बहुत गलत कॉन्सेप्ट में समझते हैं, तो आज मैं वो डाउट आपका क्लियर करती हूँ। करेज इज दिस, फॉर एग्जाम्पल, इसे भी मैं रिलेट करती हूँ, जो काम आप कर सकते हैं, जो लॉजिकली पॉसिबल हो, वहाँ पे अगर आप उसे करने का रिस्क लेते हैं तो वो करेज कहलाती है, अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो। अदरवाइज अगर आप कोई ऐसा इलॉजिकल सा काम करें जिसके पीछे कोई प्रैक्टिकल बेसिस ना हो, तो वो आपका करेज नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं, जैसे कि कोई आप अब शेर से जाके आप लड़ाई नहीं कर सकते, वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैंने शेर से लड़ाई की तो वो मेरा करेज हो गया, ये आपकी बेवकूफ़ी हो गई है। ठीक है, उसी तरह किसी जगह पे आग लगी है, आपने बाकी वहाँ के जो भी लोकलाइट्स हैं उनके साथ मिल के आपने वहाँ पे अ, उस आग को बुझाने की कोशिश की, तो वहाँ पे आपका करेज आया, वहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन आया कि हाँ, आपने एक साइड रिस्क लिया, एटलीस्ट आपने ट्राई किया। वो करेज आपका फेयर करेज है, ना कि जो आप शेर के साथ लड़के आए और बोलें कि मैं तो बहुत करेजियस हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस। बहुत लोग करेज को अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत लोग करेज का कॉन्सेप्ट ही गलत समझते हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि करेज ऑन लॉजिकल बेसिस इज़ गुड। अगर आप उसको अनप्रैक्टिकल बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो वो करेज नहीं कहलाएगा। और डिफेंस फोर्सेस में आप इसको जीटीओ से आप एसएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं दोबारा करेज को। फॉर एग्जांपल, ऑब्स्टिकल्स की हम बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल्स हमें 3 मिनट में कंप्लीट करने होते हैं, बहुत इजीली आप इसे समझ जाएंगे। ऑब्स्टिकल्स हमें कुछ कुछ पता होता है कि हम कुछ ऑब्स्टिकल्स नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी हम वहाँ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम वो या तो करने से डरते हैं, या जब हम करते हैं तो वी गेट हर्ट। वहाँ पे ये सीधा सा इंडिकेशन होता है कि हमें पता था कि दिस वॉज फ्रॉम आउट फ्रॉम आवर रीच, फिर भी हमने उसे ट्राई किया, हमने अपने आप को हर्ट किया। राइट, ये आपका जो साइकोलॉजी है ये आगे उसे असेसर असेस करता है, और उसके बिहाफ पे ही कर सकता है कि कल व्हेन आप फोर्सेस के अंदर होंगे, यानी आपको पता होगा कि आप कोई काम नहीं कर सकते और आप अपनी पूरी की पूरी ट्रूप को लेके जाएंगे, उससे क्या होगा, आप खुद भी हर्ट होंगे और आपका ट्रूप भी हर्ट होगा। तो ये सिग्नल देता है। ठीक है, तो आप इसको अब लिंक करिए। तो हमें वहाँ पे एसएसबी में ऑब्स्टिकल्स का काउंटिंग नहीं होती, वहाँ पे आपका देखा जाता है कि आपको पता होता है कि व्हाट इज़ द रियलिटी, आप क्या ऑब्स्टिकल्स अटेंड कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, और अटेंड करेंगे तो आप कितने स्मूथली उन चीज़ों को करते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल हर्ट ना हो। तो आई होप ये एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं हर पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट आप सबको समझ में आ जाए।
अब इसी के बीच में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स आप विज़िट कर सकते हैं। हमारी साइट जो है www.governmentcrackers, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारा ब्लॉग्स का सेक्शन है। आप इस ब्लॉग्स के सेक्शन में जितने भी डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स हैं आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। जो भी आपको प्रिपरेशन टिप्स हैं, जितने भी लेटेस्ट अप टू डेट डिफेंस अफेयर्स से रिलेटेड मटेरियल है वो आपको इसमें मिलते रहेंगे। साथ ही साथ साइड में देखेंगे आप हमारा फोरम है, इसे वन ऑफ द डिफेंस फोरम्स है ये, जहाँ पे आप आगे अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप इसको पूछ सकते हैं। और वी हैव डिफेंस लाइब्रेरी एज वेल, जिसमें कुछ रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं एंड कुछ के अफोर्डेबल मिनिमम कॉस्ट भी हैं। आप अकॉर्डिंगली इस लाइब्रेरी को एक्सेस करके आप अपना एसएसबी का प्रिपरेशन या किसी भी डिफेंस फील्ड में आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आपको 24/7 हमारी तरफ से एक्सपर्ट्स एडवाइस मिलेगी और हम हर पॉसिबल वे में आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो कोई ऐसा मटेरियल जो आप कहीं और से उठा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, बिकॉज आजकल प्रॉब्लम आ रही है कम्युनिकेशन की। हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन किस तरह से हम उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं या अगला हम तक कम्युनिकेट कर रहा हो वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा, और उसी गैप को ब्रिज करने के लिए हमने इस फोरम को डिज़ाइन करा हुआ है। उसके बाद इस सेक्शन पे भी मैं आपका फोकस ले जाना चाहूँगी, जहाँ पे हमने ये फॉर्म बनाया है कॉन्टैक्ट इसका। आप यहाँ पे अपनी मेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर एंड नेम डाल के आप हमारे न्यूज़लेटर को और फोरम में सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय फ्री मेंबरशिप चल रही है, सो आप फ्री मेंबर बन के इस फोरम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ब्लॉग्स, डिफेंस रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आप एक बड़ा सा डिस्कशन ग्रुप के पार्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपके आइडियाज एक्सचेंज होंगे, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस आपकी भी कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी जो दूसरे सीख सकते हैं। तो आप इन पोर्टल्स का यूटिलाइज करिए। आगे बढ़ते हैं अगली क्वालिटीज के साथ, जो है कॉपरेशन। तो फ्रेंड्स, कॉपरेशन देखिए, कॉपरेशन तो डिफेंस फोर्सेस में होती है। यूनिटी, आप देखिए कोई भी काम वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस में इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता, इट्स मोर ऑफ अ टीम वर्क। टीम वर्क हमें हर जगह दिखती है। तो कॉपरेशन दिखाता है कि आपका सोशल बैकग्राउंड, सोशल आपकी वेलबींग, ग्रोथ कैसी हुई है, आप कौन से बैकग्राउंड से आ रहे, रूरल अर्बन, ठीक है। तो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका जो भी टीम रिलेटेड वर्क है वो आप कितने इफेक्टिवली करते हैं। तो कॉपरेशन जो है वो डिफेंस फोर्सेस का एक पिलर है, आप उसको इस तरह से मान सकते हैं। आप इंडिविजुअली डिफेंस फोर्सेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे टीम वर्क है एंड आपको इतना अडेप्टेबल होना ही होना है कि आप जो है एक टीम को क्विकली अडेप्ट कर पाएं, और सिर्फ अडेप्ट ना कर पाएं, अगर आप एक लीडर हैं, एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आप उस टीम को अपने आइडियाज से इम्प्रेस कर पाएं और उस टीम को लीड कर सकें। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आता है, दैट इज अबाउट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ये फैक्टर इंप्लीमेंट होता है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दैट इज बेसिकली हमारे वैल्यूज होते हैं, हमारी ड्यूटीज होती है, हमारे सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं एज एन इंडिविजुअल। यहाँ पे आप सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए नहीं चेक होते, यहाँ पे आपको वेरियस पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ता है। जैसे एसएसओस क्या देखते हैं इसमें, बेसिकली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है तो एज अ स्टूडेंट आपकी जो भी ड्यूटीज हैं आपने उन्हें फुलफिल करा है या नहीं करा है। उसके बाद स्टूडेंट के बाद आप किसी के ब्रदर है, किसी के सन है, आपने उस ड्यूटी को फुलफिल करा है कि नहीं करा। उसके बाद अगर कोई वर्किंग है तो एज एन एम्प्लॉय आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहां पे अपना 100% दे रहे हैं। उसके बाद एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आपने कंट्री के लिए क्या करा है, या क्या आपकी थिंकिंग है, क्या आपकी सोच है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसमें बहुत सारे सब डिविजन्स हैं, और हमारा जो इंडिविजुअलिज्म है, हर अलग अलग फैक्टर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, ये चेक होता है। आप एसएसबी इंटरव्यूज में देखिए, जो सेट ऑफ पीआईक्यूज होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं। पहले वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे जानते हैं, फिर आपके वो सोशल लेवल पे जानते हैं, फिर आपके फैमिली लेवल पे जानते हैं, और उसके बाद जो है आप देखिए वर्ल्ड के बारे में पूछते हैं। तो दिस इज वॉट नथिंग बट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, कितनी आपने ड्यूटीज अभी तक करी हैं, और जो नहीं कर पाए हैं उनके पीछे की वजह क्या है, और आगे आप जो मिस कर रहे हैं उनको लेके आगे आप जो है वो उसी सेम कैजुअल अप्रोच में हैं, या थोड़े से आप जो हैं वो आप उनको उनकी तरफ केयरफुल है कि आप उन ड्यूटीज को आगे करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात कर ली। अब करते हैं ऑर्गेनाइज रहना। देखिए, ऑर्गेनाइज रहना हमें डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। किसी भी चीज़ को मेसी रखने से, हमें अनऑर्गेनाइज रखने से, एक तो जो है हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, और आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इट इज़ कहीं पे बोला जाता है कि आपको शार्प
सो एंड सो टाइम पे पहुंचना है, तो दैट मीन्स वो उतना ही टाइम होना चाहिए। नॉट इवन 1 सेकेंड इज एक्सेप्टेबल इन डिफेंस फोर्सेज। और ये रूल जो है हमें हर जगह अप्लाई करना चाहिए, और उसके बाद आप देखिए लाइफ कितनी स्मूथली चलती है। तो ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि अ पर्सन हु इज वेल ऑर्गेनाइज, जैसे आपको कहीं बाहर जाना है तो आप देखिए आप उसके लिए चीज़ें पहले ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, प्लान आउट कर लेते हैं। आप चेक कर लेते हैं कितने मेंबर्स जा रहे हैं, कहाँ पे आपने जाना है, कौन से एरिया में आप जाएंगे, तो वहाँ पे क्या क्या विजिट करेंगे, आप कौन से होटल में रुकेंगे, आपका लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग किस मीन्स के थ्रू जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। आप देखिए जाने से पहले आप सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। ऑन द सेकंड हैंड अगर कोई दूसरा बंदा जो अनऑर्गेनाइज्ड वे में जा रहा हो, आप देखिए चीज़ें मैसी बहुत क्रिएट हो जाती हैं। वहाँ पे आपके जो हैं वो इतनी ज़्यादा चीज़ें मेस क्रिएट कर देती हैं कि आप जो है वो फन, अगर आप कोई फन एक्टिविटी में जा रहे होते हैं तो फन कम, बट आपकी परेशानियां वहाँ पे जाके ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये डिफरेंस आता है कि जब आप कोई काम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे होते हैं और कोई भी काम अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे होते हैं। तो आप देखिए कि ऑर्गेनाइज्ड वे में आप सारा काम करें, और ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये जो क्वालिटी है ये आपके अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे हाई मेंटल स्टैमिना की। नाउ हाई मेंटल स्टैमिना के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव है। बेसिकली मेंटल स्टैमिना एज इन सिर्फ आप कितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं चीज़ों को, कितना ज़्यादा इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, ठीक है, कितना ज़्यादा आप अपने माइंड को शार्प रखते हैं किसी भी पर्सपेक्टिव में। फॉर एग्जांपल आप इसको लिंक अप कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के अंदर, या फिर रिसोर्सेज का अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो गया उसके बारे में, या कॉपरेशन के बारे में, या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। तो ये क्वालिटीज़ आप देख रहे हैं ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर एक में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है तो इसका इफेक्ट जो है वो दूसरी क्वालिटीज़ में ज़रूर पड़ता हुआ मिलेगा। इसलिए इन क्वालिटीज़ के साथ हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है आपका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। यानी आपके अंदर, अब ये देखिए फिर से यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपके अंदर ये सारे क्वालिटीज़ हैं मगर आप उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप उसको ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, आप लोगों को दिखाई नहीं पा रहे, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो फिर उसका क्या 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 फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज़ पॉसिबल। जो भी आइडियाज़ आप दे रहे हैं, कहने का मतलब वही है कि आपको हवा में तीर नहीं चलाना है, लॉजिकल आंसर्स देने हैं, प्रैक्टिकल आंसर्स देने हैं, और किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन आप दे रहे हो वो इजीली पॉसिबल हो और मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर पाए, ठीक है। तो ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो मुझे लगता है कि एक डिफेंस एस्पायरेंट के अंदर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी क्वालिटीज़ लैक हैं तो या तो आप डेवलप करिए, और ईदर यू आर नॉट फिट फॉर डिफेंस फोर्सेस, तो आप अपने क्वालिटीज़ को बिल्डअप करिए। इसमें से आप खुद बैठ के देखिए। अब मैं आप सबसे कहूँगी कि आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए, इसमें से आप देखिए, और इसके बेसिस पे इवन आपके इंटरव्यूज़ और PIQs में बहुत हेल्प हो जाएगी। आप देखिए कि आप में से इनमें से कौन सी क्वालिटीज़ लैक कर रही है, कौन सी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं, और वो हैं तो उसका एक एग्जाम्पल लिखिए कि ऐसा आपने क्या किया था। हर क्वालिटी के सामने आप अपने आंसर्स लिखिए, फिर आप अपने आप को गो थ्रू करिए और देखिए कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं। आंसर आपके सामने होगा, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज SSB इन्हीं क्वालिटीज़ पे बेस है, और हम उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि कैसे क्लियर करें, कहाँ से पढ़ाई करें। बट उसमें पढ़ाई का तो बहुत कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा पार्ट है पढ़ाई का। बाकी तो इट इज़ ऑल आवर नेचुरल बिहेवियर्स। तो ये सारे क्वालिटीज़ हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्प आउट कर देगा आपके इस SSB प्रिपरेशन में। बाकी एक बार फिर मैं आप सबसे कहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करिए, और आप हमारे डिफेंस फोरम्स को, डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को, हमारे ब्लॉग्स को आइए, पढ़िए, यूटिलाइज करिए। जो डिफेंस लाइब्रेरी है कुछ बुक्स उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक्सेस करिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर आउट करिए, सो दैट हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर पाएँ जो आप सबकी मदद कर पाए। विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैं और वीडियोज़ के साथ ऐसे आती रहूँगी। थैंक यू। जय हिंद।